और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है। नया साल, कहीं जश्न तो कहीं बवाल। पहली तस्वीर हम इंतजार कर रहे हैं नए साल का, लेकिन न्यूजीलैंड में नए साल ने दस्तक दे दी है। ऑकलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूजीलैंड में नया साल। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऑकलैंड इसलिए खास है क्योंकि यह दुनिया का पहला शहर है जहां नए साल का आगाज होता है, क्योंकि यह उस टाइम जोन में आता है जहां सबसे पहले 1 जनवरी की रात के 12 बजते हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज हो गया है। आतिशबाजी आप देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें। से कुछ ही दूरी पर ऑस्ट्रेलिया है। जब भारत में शाम के 6:30 बज रहे थे तब सिडनी जश्न में डूबा था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले की वजह से यहां कड़ी सुरक्षा में नए साल का जश्न मनाया गया। उसके बाद देखिए तीसरा देश कौन सा है जहां नया साल शुरू हो गया। साउथ कोरिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। साउथ कोरिया में भी नए साल ने दस्तक दे दी। दक्षिण कोरिया के सियोल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। चौथा देश देखिए जहां 2026 का आगाज हो गया है। जापान का टोक्यो। जापान में भी नया साल दस्तक दे चुका है। तो हमें इंतजार है नए साल का, लेकिन दुनिया के कई देशों में नया साल आ गया है। जब भारत में रात 12 बजेंगे उससे पहले दुनिया के 29 देशों में नया साल दस्तक दे चुकेगा। देखिए जरा कैसे, मैं आपको बताऊं। ये आप देख रहे हैं पृथ्वी। नया साल पहले क्यों आ रहा है? जहां सूरज की रोशनी पहले पड़ रही है, जहां दिन निकल रहा है। जब भारत में शाम 4:30 बजे थे न्यूजीलैंड में नया साल आ गया। भारत में वक्त था शाम 6:30 बजे का। ये देखिए धरती 360 डिग्री पूरे दिन में घूम जाती है। तो जैसे ही घूमी 6:30 बजे थे भारत में, ऑस्ट्रेलिया में 12 बज गए। ऑस्ट्रेलिया में नया साल आ गया। जापान, भारत में 8:30 बजे थे, जापान में नया साल ने दस्तक दे दी। वहीं दक्षिण कोरिया, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, 8:30 बजे थे भारत में और दक्षिण कोरिया में रात का 12 बज रहा था और नए साल ने दस्तक दी। सिंगापुर में रात 9:30 बजे, जब भारत में 9:30 बजा था तो सिंगापुर में नया साल दस्तक दे देगा। चीन में भी भारत में रात 9:30 बजे चीन में नया साल आ जाएगा। जब भारत में 10:30 बजेंगे तो थाईलैंड में नया साल दस्तक देगा और भारत में रात के 12 बजे नया साल का आगाज होगा। उसके बाद जब भारत में 1:30 बजेंगे तब यूएई में नया साल होगा। रूस में जब भारत में 2:30 बजेंगे तो रूस में नया साल दस्तक देगा और भारत में तड़के 4:30 बजे फ्रांस में नया साल आएगा। उस वक्त जब भारत में 5:30 बजे होंगे तो ब्रिटेन में न्यू ईयर मनाया जा रहा होगा। जब भारत में सुबह का 8:30 बजेगा तो ब्राजील में नया साल मन रहा होगा। अमेरिका, जब भारत में सुबह का 10:30 बजेगा तब अमेरिका में न्यू ईयर को वेलकम किया जा रहा होगा। ग्लोब जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे नए साल का आगाज होगा। अब आपको दिखाऊं हिंदुस्तान में आखिर नए साल पर लोग क्या कर रहे हैं। यह तस्वीर देखिए जरा। नए साल का इंतजार और काशी लिए चलता हूं। काशी विश्वनाथ में भव्य आरती हो रही है नए साल के मौके पर।
काशी के बाद आपको लिए चलता हूं अयोध्या। अयोध्या में भी नए साल पर अच्छी खासी भीड़ थी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और सीएम योगी आइए अब आपको लिए चलता हूं मथुरा। बांके बिहारी वृंदावन में जबरदस्त भीड़ थी। कल से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा। बांके बिहारी की तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे थे नए साल के मौके पर दर्शन करने के लिए। अब आपको राजस्थान के खाटू श्याम लिए चलता हूं। खाटू श्याम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खाटू श्याम में भी 2 दिन से ऐसे ही भीड़ लगी। तो नए साल पर भक्त अपने आराध्य के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जगन्नाथपुरी पुरी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो नए साल के मौके पर न सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ऐसा पिछले कुछ वक्त में हुआ है कि मंदिरों में देखिए, जरा अयोध्या की तस्वीर देखिए। मंदिरों में भक्तों का तांता नए साल पर लगा। अब आपको लिए चलता हूं वैष्णो देवी। कटरा से जो तस्वीरें आई हैं, भक्त 2026 का वेलकम भी कर रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। हूं शिरडी की तस्वीर देखिए। शिरडी भी हजारों लोग पहुंचे दर्शन करने के लिए नए साल के मौके पर। यह है कि नए साल पर कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। कन्याकुमारी की तस्वीर आपको दिखाता हूं। कन्याकुमारी देखिए, वहां भी खचाखच भीड़ है और हालत यह है कि भक्त इतनी संख्या में पहुंच रहे हैं कि वहां होटल के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। कुमारी की देख रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे।
आइए अब आपको दिखाऊं, देखिए जरा मंदिरों के हाल क्या है। सबसे पहले मैं आपको अयोध्या लिए चलता हूं। नए साल के मौके पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का हुजूम है। अयोध्या में दर्शन के लिए आज 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे और नए साल पर 5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में लगभग सभी होटलों की बुकिंग फुल हो चुकी है। सोचिए, जो कमरे 5,000 रुपए में मिल रहे थे वो अब 20,000 रुपए में मिल रहे हैं। अयोध्या के अलावा काशी विश्वनाथ, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 लाख लोग मौजूद हैं। आज वाराणसी में सुबह की आरती में 1 लाख लोगों की भीड़ थी। आम दिनों में यहां सिर्फ 5 से 10,000 लोगों की भीड़ रहती है और आज भीड़ ज्यादा थी। लगभग मंदिर की भीड़ 40 से 50% तक बढ़ गई। वृंदावन में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम मौजूद है। बांके बिहारी की गलियों में 2 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी है। लोगों के पैदल चलने की जगह नहीं है, गाड़ियों की भी नो एंट्री है। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि 5 जनवरी तक बांके बिहारी दरबार आने से बचें। मथुरा में होटलों के किराए में 30% का उछाल आ गया है। अब देखिए महाकाल दरबार उज्जैन, महाकाल में भी सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। 1 जनवरी को 12 लाख श्रद्धालु महाकाल दरबार पहुंच सकते हैं। साथ ही खाटू श्याम, सीकर के खाटू श्याम मंदिर में भी रिकॉर्ड भक्त पहुंच रहे हैं। यहां अगले 10 दिनों में 30 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और भीड़ और सुरक्षा कारणों से यहां 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन बंद है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भक्त क्या कुछ कह रहे हैं जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नया साल में जिस तरह से आपने पुराने चीजों को, जैसे आपके जीवन में जो भी बीत गया है, आप उसको मतलब भुला के फिर नए जीवन में स्टार्ट करिए, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। माँ का आशीर्वाद लिया है, सब परिवार से सब खुश रहे, हमारा भारत देश खुश रहे। माँ के दर्शन हो गई है बस, और अगले साल अच्छा जाए, मेरा परिवार का और सबका अच्छा जाए, बस यही काम की सबको शुभकामनाएं। 2026 के नववर्ष के लिए हम वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने आए थे और बड़ा ही आनंदमय दर्शन हमें प्राप्त हुए। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर भीड़ भी है लेकिन एक बहुत अच्छा दर्शन प्राप्त हुआ और बांके बिहारी का बहुत आशीर्वाद मिला। ब्लेस्ड फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। और आज एकादशी भी है कि हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही प्लान कर आए थे कि हमारा पहले साल की शुरुआत हम राम जन्मभूमि से ही करेंगे। राम के दर्शन लेकर अगले साल जाएंगे हम। कृष्ण की नगरी में आज से बांके पावन बन रहे, उनके दर्शन करके नेता अनुभव रहे और सबको इसी दिशा में चलने से विश्व का कल्याण होगा। नए साल के लिए देवी से हमने आशीर्वाद लिया है कि हमारा नया साल और जो भी हमारे मन में विचार है, जो भी हमारी उन्नति है, वो देवी हमारी पूरी करेगी। साथ में बाबा महादेव की असीम कृपा बरस रही है, श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा है। 2025 का साल थोड़ा सा टफ गया था, तो 2026 में कामना करते हैं आरोग्य, हेल्थ, वेल्थ सब ठीक रहे, इसीलिए बस कामना करने आए हैं मंदिर। और आइए अब आपको बताऊं, इस बीच श्रद्धालु मंदिर जा रहे थे, एक एक्ट्रेस भी मंदिर पहुंची और उनके मंदिर जाने पर बवाल हो गया। तो जरा ये महाकाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। महाकाल पहुंची एक्ट्रेस नुसरत भरूच, ये तस्वीर देख रहे हैं, नुसरत बैठी हुई थी उज्जैन। मंदिर जाना मौलाना को अच्छा नहीं लगा, मौलाना ने इस पर बवाल कर दिया। देखिए जरा मौलाना बरेलवी क्या कह रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने नुसरत को माफी मांगने का फरमान सुना दिया। उन्होंने कहा नुसरत ने पूजा करके शरीयत की नजर में गुनाह किया और यह सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम, जिसकी सजा जहन्नुम है। नुसरत भरूचा इसके लिए तौबा करें, माफी मांगे और कलमा पढ़ें। दरअसल अभिनेत्री नुसरत कल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची थी। दर्शन के बाद वो भस्म आरती में शामिल हुई। उन्होंने माथे पर चंदन लगाया। नुसरत भरूचा को मंदिर में चादर उड़ाई गई और माला पहनाई गई। उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। इन्हीं वीडियो को देखकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी आग बबूला हो गए। अभिनेत्री नुसरत भरूचा
मुस्लिम बोहरा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही मंदिर दर्शन करने जाती हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि वो गुरुद्वारे और चर्च भी जाती रही। लेकिन अब महाकाल मंदिर जाने पर मौलाना रिजवी ने फरमान जारी कर दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं नुसरत और रिजवी। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीजों की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह अजीम के शिकार हैं। भाई आपको बताऊं ये बवाल कैसे शुरू हुआ। अब इस पर स्कूल क्या कह रहा है। स्कूल के कार्यक्रम में विवाद का मामला यूपी के अमरोहा का है। मेस्को पब्लिक स्कूल कार्निवल फेस्टिवल का यहां आयोजन हो रहा था। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अलग अलग प्रस्तुतियां पेश की। इस बीच कुछ छात्रों ने बुरके में धुरंधर के गाने पर डांस किया। मजाकिया अंदाज में कुछ छात्रों ने बुरके वाले लड़कों को गोद में उठा लिया और इसे देखकर भीड़ में खड़े लड़के लड़कियां जमकर तालियां बजाने लगे। तभी किसी ने यह पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम संगठन ने इस पर नाराजगी जताई। मुस्लिम कमेटी ने स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की मांग की। उन्होंने कहा यह सरासर गलत है और इस्लाम धर्म के खिलाफ है। जिस तरह से डांस हो रहा है स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वायरल वीडियो पर उत्तर प्रदेश पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। स्थानीय थाना इंचार्ज को आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। मामला ज्यादा बढ़ा तो स्कूल प्रशासन में वीडियो पर माफी मांगी है। पत्र जारी करके कार्निवल के समापन में हुई घटना पर दुख जताया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह घटना सिर्फ अनजाने में हुई है जिसमें लोगों को हंसाने के लिए इस तरह का डांस किया गया था। ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है कि ऐसा डांस उकसावे या जानबूझकर किया गया हो। अगर इस घटना से किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग की भावनाएं आहत हुई हो तो हम इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं। भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। ये स्कूल प्रशासन ने माफी मांगी। सुनिए जरा अब मुस्लिम कमेटी के लोग क्या कह रहे हैं। सरासर गलत है और इस्लाम धर्म के खिलाफ है। जिस तरीके से वो डांस कर रहे हैं और इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सरासर गलत है। और जिस विद्यालय का भी है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय की मान्यता समाप्त होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इसमें लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके उलट देखिए ये जश्न पर बवाल था। देश में नए साल का जश्न शुरू हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मैं आपको लिए चलता हूं। हिमाचल के मनाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनाली में अभी से जश्न शुरू हो गया। आइए अब आपको लिए चलता हूं गोवा, जो सबसे ज्यादा भीड़ और रश जहां रहता है पर्यटकों का, सैलानियों का नए साल के मौके पर। आइए अब आपको लिए चलता हूं शिमला। शिमला में देखिए, शिमला में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ है, जो आज सुबह से ही लोग पहुंचने लगे थे। और आइए अब आपको लिए चलता हूं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भी लाल चौक पर क्या हो रहा है। वो लाल चौक जो कुछ साल पहले तक वीरान रहता था, नए साल का जश्न जैसी चीज कुछ नहीं होती थी,
लेकिन उस लाल चौक पर देखिए, हैप्पी न्यू ईयर 2026 हैप्पी न्यू ईयर। तस्वीर देखिए जरा, मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंबई के बीच की। मुंबई में भी सैलानी अच्छी खासी संख्या में पहुंचे नए साल का जश्न मनाने के लिए। और आइए अब आपको बताऊं किस जगह कितनी भीड़ है और क्या तैयारी है। गोवा सबसे पहले आपको लिए चलता हूं। गोवा में इस साल पर्यटकों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। दावा यह है कि गोवा में 5 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचेंगे। यह पिछले साल के मुकाबले में लगभग 15% ज्यादा है। कश्मीर में इस वक्त नए साल का जश्न जोरों पर है। गुलमर्ग में 4000 से ज्यादा कमरों की बुकिंग फुल है। वहीं पहलगाम में 110 गेस्ट हाउस और होटल हैं, जिसमें 8000 कमरे हैं और लगभग सभी फुल हैं। सोचिए, पहलगाम कश्मीर में इस साल भी सैलानियों की भरमार रही है और इस साल घाटी में लगभग 10 लाख सैलानी पहुंचे। हिमाचल की बात करूं, शिमला मनाली में लगभग 90% होटल फुल हैं। दावा है कि इन शहरों में इस वक्त 2 लाख लोग मौजूद हैं। एक हफ्ते के अंदर यहां 8 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। डलहौजी में कल 20,000 से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। जैसलमेर की बात करूं, राजस्थान के जैसलमेर में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। नए साल पर यहां 10 साल में सबसे ज्यादा भीड़ जुटी है। नवंबर 2025 में 5 लाख से ज्यादा सैलानी यहां पहुंचे और दावा है कि दिसंबर महीने में यहां 8 लाख लोग पहुंचेंगे। कन्याकुमारी, पहाड़ों की भीड़ देखकर कई लोगों ने दक्षिण का रुख किया है, लेकिन दक्षिण भारत में भी सैलानियों की भारी भीड़ है। 2 दिनों में 40 से 50 हजार की भीड़ पहुंचने का दावा किया जा रहा है। जो लोग पहुंच रहे हैं जश्न मनाने के लिए, पहलगाम भी लोग पहुंचे। सोचिए, वो पहलगाम जहां आतंकी घटना हुई, लेकिन लोग बेखौफ होकर पहुंच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। सुनिए, हमारी पहली स्नोफॉल में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा मौका पहली बार मिला है हमें, जो इतनी अच्छी स्नोफॉल देखने को मिली है। कश्मीर का जो है नजारा ही अलग है। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। मैं तो शादी के 15 साल बाद आई हूँ स्नोफॉल ही देखने। आप बड़ी किस्मत वाली, आपको मिला भी। मुझको मिला भी यहाँ आके। मैं स्पेशली न्यू ईयर के लिए स्पेशली मैं यही इसलिए आई हूँ। न्यू ईयर की शुरुआत ऐसी इस जगह से बेटर कहीं नहीं मिल सकती थी। मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, बात सच है। स्विट्जरलैंड ना जाइए, आप कश्मीर आइए। ये दिन ना यादगार रहेगा। ये दिन श्रीनगर के नाम, आई लव श्रीनगर, आई लव कश्मीर आए हैं नए साल बनाने के लिए और यहाँ पे हमारे सब फ्रेंड्स हैं, सब यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ पड़ रही है। हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार यहाँ आए। कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ पे नया साल मनाने आए हैं हम लोग और बहुत अच्छी ठंड है, जो मजा आ रहा है ठंड के साथ। और कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी को, आप सब लोगों को जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जाते हैं, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। भाई जितने भी दिन काम करते हो काम करो, लेकिन भाई साहब कम से कम साल में एक बार तो ऐसा विजिट करो भाई साहब सेलिब्रेशन के लिए। ऑसम फीलिंग भाई साहब, सारी जो थकान है सब दूर होगी, सारी भटक दूर। न्यू ईयर है यार, न्यू ईयर 2026 है और पुलिस सिक्योरिटी भी अच्छी है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस स्नो नहीं गिरी है, लेकिन उसका चांस है कि स्नो गिर सकती है। बात नए साल की हो रही है, 2025 के बाद 2026 की हो रही है। 25 भारत के लिए खुशी लेकर आया और 26 का आगाज भी एक खुशी का इशारा कर रहा है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शुमार है। तस्वीर अब मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ हैं और ये जो तस्वीर है बता रही है कि भारत कैसे तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आइए मैं आपको बताऊं कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर आ चुकी है और यह जल्द ही तीसरे पायदान पर होगी। देखिए कैसे। अमेरिका नंबर 1, 2,750 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। चीन की 1743 लाख करोड़ की। जर्मनी तीसरे नंबर पर है 449 लाख करोड़ की।
तीसरे नंबर पर जर्मनी, अब चौथे नंबर पर भारत आ गया है 376 लाख करोड़। जापान को पिछाड़कर जापान की इकोनॉमी 368 लाख करोड़ की है। 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब करीब 376 लाख करोड़ की हो गई है और अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। साल 2030 तक 655 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, और इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। आम जनता के लिए सबसे बड़ी राहत महंगाई के मोर्चे पर देखने को मिल रही है। साल 2025 की शुरुआत में खुदरा महंगाई 4.26% थी, जो कि नवंबर आते आते 0.71% पर आ गई। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई गिरावट इसका मुख्य कारण रही और इसी राहत को देखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इससे होम लोन और कार लोन सस्ते होने की उम्मीद है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कहते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का आर्थिक विकास हुआ है, चौथा या जल्दी तीसरा बनेगा। आज भारत एक बहुत ही ग्लोबल पावर है, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड एंड सर्विसेज में। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स बाकी सब कहां से कहां देश को ले गए। देश और आगे बढ़ेगा और आज बहुत अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री का, उनकी अगुवाई में भारत की आर्थिक व्यवस्था और आगे बढ़ेगी। की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आ चुकी है, 11वें स्थान पर थी मनमोहन सिंह के जमाने में। आज जापान को ओवरटेक कर दिया हमने, $4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी 2.5-3 साल में बनेंगे और हमारा लोएस्ट इन्फ्लेशन है 0.71%, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हमारा लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के प्रॉफिट्स, हाईएस्ट प्रोडक्शन। आईफोन हो, सैमसंग हो, यही भारत में बन रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 से भारत हर सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आर्थिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है भारत जिस ढंग से प्रगति कर रहा है, शीघ्र ही वो अग्रणी सूची में शामिल होगा। आइए अब आपको बताऊं कि कैसे मौसम भी करवट ले रहा है। 1 जनवरी को मौसम कैसा रहने वाला है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग घूमने जा रहे हैं बेशक मौसम की वजह से, लेकिन मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। गुलमर्ग के बाद ये लद्दाख की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लद्दाख में भी बर्फबारी हो रही है। तो नए साल के जश्न के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बहुत दर्दनाक खबर है। पानी पीकर 8 लोगों की जान चली गई। पहली बार आप सुन रहे होंगे कि पानी पीने से लोगों की जान चली गई। उनमें से कुछ की तस्वीरें हैं ये, जिन्होंने पानी पिया और उसके बाद मौत के मुंह में समा गई। तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद देखिए जरा। ये 5.5 महीने के पोते की जान चली गई इनके। कितना इलाज करा, कितनी मानो मन्नत से, बड़ी मुश्किल से। याद आती है पोते की? बहुत दस साल में तो बड़ी मुश्किल से हुआ, कितना इलाज करा, कितनी मानो मन्नत। एक तरफ दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। पानी से जब लोग बीमार हुए उसके बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया और सीपीआर दिया जा रहा है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और जिस शख्स को सीपीआर दिया जा रहा था उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई।
अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, मोहन यादव उसके बाद अस्पताल पहुंचे। जो लोग बीमार हैं, 100 लोग बीमार हैं, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचे और उसके बाद कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी अस्पताल पहुंचे। 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। 8 लोगों की मौत हो गई पानी पीने से। और इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों में गुस्सा और रोष है कि पानी पीकर भी जाने जा रही हैं। 10 साल में तो बड़ी मुश्किल से हुआ, कितना इलाज करा, कितनी मानो मन्नत से, बड़ी मुश्किल से। याद आती है बहुत कलेजा फटा जा रहा है और आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही। एक पोता हुआ करता था, सिर्फ 5.5 महीने का, नाम था व्यान। मां अपना दूध नहीं पिला पाती थी तो पानी में मिलाकर डिब्बे का दूध पिलाया करती थी। वही पानी अब व्यान की जान पर भारी पड़ गया। दादी की आंखों में आंसू के सिवा और कुछ नहीं है। क्या करें, आप चुप हो जाइए। अव्यान जैसे कई बच्चे अब भी अस्पताल में हैं। कई दूसरे लोग पानी पीकर अव्यान की तरह दुनिया छोड़ गए। अब आप ही बताइए, उन बच्चों की क्या गलती थी जिसकी मां ने पानी में दूध मिलाकर पिला दिया? उन्हें कहां पता था कि पाइपलाइन के रास्ते उनके घर पानी नहीं, मौत आ रही है? उन लोगों की क्या गलती थी जो घर में आने वाले पानी पर भरोसा कर लिया? उस पानी को सप्लाई करने वाले नगर निगम पर भरोसा कर लिया? उन नगर निगम को चलाने वाले अधिकारियों और नेताओं पर भरोसा कर लिया? आइए मैं आपको बताऊं, सुनकर बहुत ताज्जुब भी हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि देश में पानी पीकर भी मौतें हो रही हैं। क्या ऐसा पानी आ रहा था? इंदौर में दूषित पानी से 8 की मौत हो चुकी। 100 से ज्यादा बीमार लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 4 अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। सरकार ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। मामले में एक इंजीनियर की भी बर्खास्तगी हुई है। जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है। मामले पर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में पीआईएल दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से लोग बीमार हो रहे थे। बताया जाता है कि पहली मौत 26 दिसंबर को हुई थी। फिर पता चला 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। लोग डायरिया और उल्टी की शिकायत कर रहे थे। लोगों की मौत के बाद इंदौर प्रशासन एक्शन में। इलाके की 15 गलियों में घर घर जाकर जांच हो रही है। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है और भागीरथपुरा इलाके में 4 एम्बुलेंस तैनात किए गए। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है। क्लोरीन, जिंक टैबलेट और ओआरएस बांटे जा रहे हैं। इलाके में 50 टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। यह है हालात। आइए अब आपको सुनवाता हूं, पीड़ितों का जरा दर्द सुनिए। दस्त, उल्टियां, चक्कर आना, ये बहुत ज्यादा भयंकर हो गया था। कब बीमार हुए? रात के 11 बजे से अचानक बिगड़ी उसकी तबीयत। हाँ, अच्छी वाली थी वो। मेरे यहाँ बच्चे मेहमान आए थे, उनको खाना आना बना के सबको खिलाया था उसने। वो शाम तक भी अच्छी थी। तो बाहर रहते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, तो हम 1 आध गिलास ही पानी पीते हैं। तो हम लोगों को इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना माता राम को हुआ। अस्पताल ही नहीं ले आ पाए, मतलब हमने गाड़ी में रख के लेके जा ही रहे थे और एक्सपायर। मेरी लड़की की तबीयत खराब हो रही है, उसको कल भी बाटल चढ़वाई, अभी थोड़ा स्थिति ठीक है उसकी। को जो बॉइल पानी मतलब दूध में मिला के हम देते थे, क्योंकि माँ को तो इतना दूध आता नहीं था, तो बाहर का दूध हमको देना पड़ता था। डॉक्टर ने खुद नहीं बोला था, मगर फिर उसमें बोले पानी मिक्स करके आप बोले दे सकते हैं। तो पानी मिक्स अपन यही नर्मदा का करके देते थे। अब अपने को ये नहीं मालूम था कि इतना दूषित पानी है। तो 3 जने बीमार हुए थे, हम 5 मतलब सदस्य हैं। 3 बीमार हो गए, इसमें एक एक्सपायर हो गई मेरी मिसेस।
पानी में कुछ मिस्टेक आ रही है नर्मदा के पानी में, तो अधिकतर लोगों को उल्टी दस्त हो रहा है। कितने दिन से चल रहा है? कम से कम हो गए 8 से 10 दिन हो गए, ज्यादा 3, 4, 5 दिन हो गए। कोई आया था? कोई नहीं आया। बहुत पीछे तो भयंकर गंदगी है, अब कुछ कह नहीं सकते हैं सर। हमारे घर से तो 2 जने हैं भर्ती है अभी, 1 जना भर्ती, 1 जना घर पे है। और अब आपको बताऊं हुआ क्या, कैसे पानी में ऐसी गंदगी आ गई जिससे 8 लोगों की जान चली गई। अब मैंने पानी का हाल आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल है, वहां पानी देखिए कैसा आ रहा है। तो यही पानी पी रहे, पानी निकाल कर दिखा रहे हैं पानी का हाल क्या है। ज्यादा गंदा आता है तो फिर आरओ का मंगाना पड़ता है बाहर। ये सप्लाई का पानी है आपके यहाँ पर? ये पानी देखो आप, ये सप्लाई का पानी है। ये यही पानी आप लोग पी रहे थे? अच्छा, गरम कर रहा है फिर पी रहा है। कहाँ से लाएंगे? तो इस यही पानी पी रही दीदी आप लोग? हाँ, नहीं पीते, पीने में गरम करके पीना पड़ता है, नहीं तो फिर कभी नहीं ज्यादा गंदा आता है तो फिर आरओ का मंगाना पड़ता है बाहर। ये सप्लाई का पानी है। गंदा पानी पीने के बाद 8 लोगों की मौत हो गई। एक संवेदनहीनता हमारे अंदर भी है कि हम हवा और पानी साफ है या गंदा इसकी बहुत फिक्र नहीं करते। अब प्रदर्शन हो रहा है मौत के बाद, लोग सड़कों पर हैं। कांग्रेस बंद करो, पानी पे चर्चा करो। अब आपको बताऊं दरअसल पानी में हुआ क्या। लोग कई दिनों से दूषित पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और लोग बीमार होते चले गए। लोगों की मौत होने लगी तो नगर निगम एक्शन में आया। वजह जानने के लिए पानी की पाइपलाइनों की जांच की गई और पता यह चला कि जिस मुख्य लाइन से पूरे इलाके में पानी और जाता है पानी, उसी लाइन के ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है और शौचालय के नीचे पीने की पाइपलाइन का हिस्सा फूट गया था, लीकेज था और ड्रेनेज का पानी सीधे जा रहा था लोगों के घरों तक। और कई दूसरी जगहों पर भी पानी की पाइपलाइन में टूट फूट मिली। इलाके के कई घरों में चेंबर लाइन का गंदा पानी भर रहा था। ड्रेनेज लाइन डालने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए और उन गड्ढों में पानी भरा है और बीमारी को न्योता दे रहे हैं। शक है कि गड्ढे का गंदा पानी भी घरों तक पहुंच रहा है। नई पाइपलाइन के लिए अगस्त में टेंडर जारी हुआ था, लेकिन दिलचस्प ये कि इसे अब तक खोला नहीं गया टेंडर को। अब लोगों की मौत के बाद आनन फानन में टेंडर खोला गया है। फिलहाल पूरे भागीरथपुरा में नर्मदा सप्लाई बंद कर दी गई है और टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है। सुनिए जरा, अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे से जाए, तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ये कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई करेंगे। ये एक तरह की वानगी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर ने जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कब भी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय है। चूक तो हुई है इसमें और अभी हम इसके बारे में चर्चा करें। इससे अच्छा है कि हम पहले पेशेंट्स को सबको ठीक कर दें और इससे, क्योंकि कई बार वातावरण के कारण भी लोग बीमार हो जाते हैं, तो वातावरण हम सकारात्मक करें और जो भी थोड़ा बहुत पेशेंट है 0 पेशेंट हो जाए, उसके बाद हम जिसकी भी गलती होगी उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी अधिकारी, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, हम बख्शेंगे। मुझे लगता है कि प्रशासन उसके बारे में पूरी चिंता कर रहा है। जो भी घटना हुई होगी उसके बारे में पूरा परीक्षण करेंगे। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और दर्दनाक खबर आई है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है, चलती गाड़ी में, और उसका सीसीटीवी आया है। सीसीटीवी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये जो गाड़ी जा रही है घेरे में, आप लाल घेरे में देख रहे हैं, यही गाड़ी रात को चल रही है और इसी गाड़ी के अंदर लड़की के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। और सीसीटीवी में देखिए वक्त आ रहा है
2:40 का वक्त है, 2:24 का वक्त है जब सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। दिन मंगलवार यानी बीती रात। ये गाड़ी फरीदाबाद की सड़कों पर घूमती रही और अपराधी बेखौफ होकर, बिना पुलिस के खौफ के गाड़ी में गैंगरेप करते रहे। भाई अब आपको बताऊं क्या हुआ हरियाणा में फरीदाबाद में बीच सड़क चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया। 2 युवक महिला को करीब 3 घंटे तक शहर की सड़कों पर घुमाते रहे। पीड़ित के घर वालों के मुताबिक महिला को लिफ्ट देने के बहाने बिठाया, इसके बाद पीड़िता को गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। पीड़ित महिला अपने दोस्त के घर गई थी और उसे लौटने में देर हो गई। रात के करीब 12 बज रहे थे तो उसने युवकों से कार में लिफ्ट मांग ली। 2 युवकों ने उसे लिफ्ट दी और फरीदाबाद से गुरुग्राम की ओर ले गए। करीब 3 घंटे बाद यानी तड़के 3 बजे दोनों युवकों ने उसे बाहर फेंक दिया। पीड़ित महिला ने अपनी बहन को फोन किया और आपबीती सुनाई। जब पीड़ित की बहन उसके पास पहुंची तो बुरी तरह से घायल थी। बहन ने पीड़ित महिला को फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित महिला 28 साल की है, शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं। विवाद के चलते अपने पति से अलग रहती है, कंपनी में काम करती है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वैन जब्त कर ली है। सुनिए जरा डॉक्टर क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है और पीड़िता की बहन क्या कह रही है। रो रही थी, वो कुछ नहीं बोल रही। आधे घंटे तक तो मैं बात करती रही उससे। तो मैं वहाँ पे गई तो देखा उसका भी एक फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको जैसे कैसे गाड़ी में लिटाया, मेरे घर वाले की तो उसमें लिटाया, मैंने नीचे ले गई। अच्छा। नीचे में लेके गई, वहाँ पे उसको अंदर टीके लगवाए, उन्होंने दिल्ली के लिए रखा। देखिए जिस तरीके की चोट मरीज के साथ हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे ऊंचाई से फेंका। नॉर्मली चोटें इस तरीके से एब्रेजन वगैरह आ जाता है, बट जो डीप इंजर्ड है, फ्रैक्चर है, लाइक दिस जो स्टोरीज समझ में आई है, जो देखने को मिला है, वो ऐसा लगता है कि किसी ने धक्का दिया हो या खुद से भागने की कोशिश किया हो। ये क्या हुआ वो तो फोरेंसिक लैब की टीम और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो जाके सारी चीजें। दुष्कर्म का मामला सामने आया था जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जाएगी। बड़ा घिनौना काम किया है और ऐसा हरियाणा में, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसमें यह है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। यहाँ गैंग काम कर रहे हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अब आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश। बांग्लादेश में मोदी के दूत पहुंचे। तस्वीर पहले दिखाऊं, खालिदा जिया की मौत हो गई, उसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार होना था, सुपुर्दे खाक। तो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, शव वाहन उस जगह पहुंचा जहां उनको सुपुर्दे खाक किया जाना था। बताया जाता है लगभग 10 लाख की भीड़ थी, 10 लाख लोग खालिदा जिया की अंतिम विदाई के लिए पहुंचे थे। सड़कों पर खचाखच भीड़ थी, ढाका में कदम रखने की जगह नहीं थी, ये स्थिति थी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खालिदा जिया के अंतिम दर्शन के लिए, उनके क्रिमेशन में शामिल होने के लिए मानो पूरा ढाका सड़कों पर हो। दूसरी तरफ तस्वीर में आपको दिखाऊं, मोहम्मद यूनुस पहुंचे हुए थे। मोहम्मद यूनुस के साथ साथ जो वहां के बड़े नेता हैं वो भी थे, खुद खालिदा के सुपुत्र तारिक रहमान मौजूद थे। और उसके बाद ये वो तस्वीर जब उनके बेटे ने श्रद्धांजलि दी। तारिक रहमान जो लंदन रहते थे, पिछले दिनों वापस आए।
और उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया गया, उन्हें दफनाया गया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए, भारत ने भी विशेष दूत को भेजा था। एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के मौके पर। खालिदा के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। तारिक रहमान चुनाव लड़ने वाले हैं और माना जा रहा है तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले पीएम होंगे। तो ऐसी स्थिति में विदेश मंत्री को भेजा जाना, इसके पीछे बहुत से कूटनीतिक वजह हैं। बांग्लादेश में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी की चिट्ठी लेकर जयशंकर पहुंचे। वो जो हाथ में तारिक रहमान के सौंप रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का लेटर है। भारतीय विदेश मंत्री का दौरा एक तीर से कई निशाने साधेगा। पहला तो वो खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जिसमें उनकी पार्टी बीएनपी से भारत के संबंध और मजबूत होंगे। खुद विदेश मंत्री का जाना इस संबंध को सम्मान देने जैसा है। वैसे भी अगले चुनाव में बीएनपी के सत्ता में आने की संभावना है। दूसरा, बांग्लादेश से रिश्तों में तनातनी कम करने की भी पहल है, क्योंकि शेख हसीना के भारत में होने से दोनों देशों में तनाव है। यूनुस प्रशासन चाहता है कि शेख हसीना को उन्हें सौंपा जाए। तीसरा, भारत का साफ संदेश है कि वो बांग्लादेश के साथ है, भले ही मौजूदा हालात खराब हैं, लेकिन भारत साथ खड़ा हुआ है। चौथा दांव पाकिस्तान और चीन के असर को कम करना है। यह दिखाना जरूरी है कि भारत बांग्लादेश की दोस्ती मजबूत है। बड़े नेता के जाने से पाक वहां भारत विरोधी नैरेटिव नहीं बना पाएगा। क्षेत्र में बड़ी ताकत होने के नाते भारत ने मौजूदगी दर्ज कराई है। इन्हीं कूटनीतिक रणनीतियों के साथ जयशंकर ढाका पहुंचे हैं, जो हसीना के तख्तापलट के बाद पहला मंत्री स्तरीय दौरा भी है। इससे यूनुस सरकार और जनता को यह बताने की कोशिश है कि तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद भारत अपने दोस्तों के साथ है। सत्ता में चाहे कोई भी हो, भारत बांग्लादेश का मददगार देश है और इससे सिर्फ शेख हसीना के समर्थक वाला ठप्पा भी हटेगा। व्यापारिक और राजनयिक रिश्तों में भी सुधार आएगा। यह है वजह। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। श्री एस जयशंकर का खालिदा जिया जी के अंतिम संस्कार में शामिल होना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की सरकार की बांग्लादेश के प्रति जो नीति है वो संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है। भारत बांग्लादेश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली देखना चाहता है। और जाहिर है कि वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में जो 12 फरवरी को इलेक्शंस कराए जा रहे हैं, उसमें इस बात की प्रबल संभावना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। जाहिर है कि भारत इस बात को इंश्योर करना चाहेगा कि ये जो आने वाले समय में बांग्लादेश में जो तारिक रहमान की सरकार यदि बनती है तो उसके साथ भी जो भारत के जो संबंध है। एक बड़ी चीज, बांग्लादेश में एक कहावत थी कि बेगम्स का बड़ा वहां जलवा रहा करता था, जिसमें शेख हसीना और खालिदा जिया शामिल हैं। शेख हसीना भारत आ चुकी हैं और खालिदा जिया का निधन हो चुका है। तो जो बैटल ऑफ बेगम्स थी, जो बेगम्स की लड़ाई हुआ करती थी, वो खत्म हो गई। ये शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, ये खालिदा जिया और उनके पति जियाउर रहमान। बांग्लादेश में खालिदा और हसीना की अदावत बहुत पुरानी रही। इनके परिवारों में सत्ता की लड़ाई के बीच 1971 में पड़े थे, क्योंकि शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान थे। खालिदा जिया के पति का नाम जियाउर रहमान था। मुजीब और जियाउर रहमान के खानदान ने ही दरअसल बांग्लादेश की नींव रखी, क्योंकि 1971 ने बांग्लादेश बनते ही शेख मुजीबुर प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने अपने पुराने साथी जियाउर रहमान को भी पद दिया। मुजीबुर रहमान ने जियाउर रहमान को सह सेना प्रमुख बना दिया। 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बन गए, लेकिन 1975 में ही परिवार के साथ उनकी हत्या भी कर दी गई। सिर्फ शेख हसीना और उनकी बहन बची, क्योंकि वो उस वक्त जर्मनी में थी।
हालात ऐसे थे कि शेख हसीना ने भारत में उस वक्त शरण ली थी। उधर मुजीब की हत्या के बाद जियाउर रहमान सेना प्रमुख बन गए। इसके बाद जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी बन गए। लेकिन मुजीब की भी हत्या के बाद जियाउर रहमान का हाथ होने के आरोप लगे कि इनकी जो हत्या हुई इसमें इनका हाथ था। हालांकि यह साबित नहीं हुआ कि जियाउर रहमान ने हत्या करवाई। समय बदला, 1981 में सेना ने ही जियाउर रहमान की हत्या कर दी, जिसके बाद खालिदा ने अपने पति की पार्टी बीएनपी की कमान संभाली। उधर जर्मनी में रहकर 1981 में शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट आई। तब राष्ट्रपति इरशाद ने, जिन पर तानाशाही के आरोप लगते थे, हसीना और खालिदा ने इरशाद को हटाने के लिए हाथ मिला लिया आपस में। दोनों की दोस्ती रंग लाई और इरशाद के साथ मार्शल लॉ हट गया। इसके बाद हसीना और खालिदा की राहें अलग अलग हो गई वक्त के साथ। 1991 में खालिदा जिया पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 1996 में फिर हसीना हारी तो चुनाव में धांधली का आरोप लगा। विपक्ष के आंदोलन के चलते खालिदा को इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त जून में दोबारा चुनाव हुआ और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई उस वक्त। फिर 2001 में खालिदा तीसरी बार पीएम बनी और 5 साल पूरे किए। फिर 2009 से 5 अगस्त 2024 तक हसीना लगातार पीएम रही। खालिदा जिया आरोप लगाती रही कि हसीना धांधली कर जीतती रही है। लेकिन अब बांग्लादेश में इन दो बेगमों की लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि खालिदा रही नहीं, हसीना सियासत से दूर भारत में है। तो बेगम की जो लड़ाई बांग्लादेश में हुआ करती थी वो अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। बहरहाल, आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।